जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश की। ये एक अत्यंत इंपॉर्टेंट वंश है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जुड़े क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे क्लास पर। देखिए यहाँ पर दिया है कि जो संस्थापक होता है तुगलक वंश का, ये गयासुद्दीन तुगलक होता है और इसका अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद और इनकी जाति होती है तुर्क जाति। तो 3 बिंदु यहाँ से डायरेक्ट याद रखिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक, इसका अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद और इनकी जाति है तुर्क जाति। अब तुगलक वंश के बारे में कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर दिए। देखिए ये तुगलक वंश दिया है, इनकी कालावधि दी है और इसकी विशेष उपाधि यहाँ पे शासकों के बारे में बताया गया। देखिए तुगलक वंश में सबसे पहला शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक, है ना। ये शासन करता है 1320 से लेकर 1325 तक, मतलब 5 वर्षों का शासन होता है। इसकी प्रमुख उपाधि है अल शहीद। अब ये अल शहीद की उपाधि कहाँ देखने के लिए मिलती है? मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गयासुद्दीन को यह उपाधि मिलती है। मतलब जो अल शहीद दिया गया ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्का चलाया था उस पर गयासुद्दीन के लिए अल शहीद शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे इसका जो उत्तराधिकारी होता है गयासुद्दीन तुगलक का, ये बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए। इसका जो शासन होता है 1325 से लेकर 1351 तक चलता है। इसका मूल नाम, मतलब जो वास्तविक नाम था, मलिक फखरुद्दीन जौना खां। मतलब इसकी उपाधि होती है या इसका जो नाम होता है वास्तविक, ये होता है जौना खां, है ना। इसका उपनाम होता है अबुल मजाहिद, है ना। अबुल मजाहिद इसका उपनाम होता है। इसकी उपाधि थी अलूग खां, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, है ना। इसकी उपाधि क्या क्या है? अलूग खां। ये याद रखिए कि उलूग खां अलग है, अलूग खां अलग है, और अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह ये इसकी उपाधि होती है। मोहम्मद बिन तुगलक जैन जिन प्रभा सूरी के साथ विचार विमर्श करता था। ये एक जैन संत थे, है ना, जैन संत थे जिन प्रभा सूरी, इनके साथ विचार विमर्श करता था। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि कौन से जैन गुरु के साथ इसके संबंध थे, है ना। गंगा जल पीने वाला और होली मनाने वाला पहला सुल्तान था। तो देखिए एक पहला सुल्तान था जो गंगा जल पीता था, मतलब मुस्लिम था, पहला सुल्तान था, और इसके साथ ही होली भी मनाया करता था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि होली मनाने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसका उत्तराधिकारी बनता है फिरोज शाह तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसका शासन होता है 1351 से लेकर 1388 तक, है ना। इसका मूल नाम होता है कमालुद्दीन फिरोज, यहाँ पे फिरोज रहेगा, सिर्फ फिरोज दिया गया, कमालुद्दीन फिरोज। इसकी उपाधि होती है सैयद अल सलातीन, मतलब खलीफा ने इसको यह उपाधि दी थी, सैयद उस सलातीन। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने दिया? खलीफा ने। सल्तनत का जयसिंह इसे कहा जाता है, मतलब सल्तनत काल का जयसिंह किसे कहा जाता है? फिरोज तुगलक को। सल्तनत का अकबर इतिहासकार एल्फिंस्टन एवं एलियट ने कहा है। इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। ये संज्ञा किसने दिया है? इतिहासकार हैं एल्फिंस्टन और एलियट, है ना, इन्होंने इसको ये संज्ञा दी है। फिरोज एक निर्वाचित सुल्तान था। निर्वाचित का मतलब यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा इसे चयन किया गया था, मतलब ऐसा नहीं थे उत्तराधिकार में, मतलब यहाँ पे इसको जब जनता ने अपनी तरफ से चुना था। आगे दिया गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या फिर तुगलक शाह। ये शासन करता है एक छोटे समय के लिए, लगभग 1 वर्ष का शासन होता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या फिर इसे तुगलक शाह भी कहते हैं। इसके बाद अबू बकर शाह, इसका भी कुछ समय का शासन होता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, है ना, ये 1390 से 1394 तक शासन करता है। फिर आगे है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, 1394, कुछ महीनों का शासन होता है। नेक्स्ट दिया नासिरुद्दीन महमूद, है ना, ये 1394 से लेकर के 1412, मतलब 18 वर्षों तक शासन करता है और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान होता है। इसका वजीर मल्लू इकबाल था। तो ये भी याद रखिएगा इसका वजीर कौन होता है? मल्लू इकबाल होता है। ये नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। अब यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए, जैसे गयासुद्दीन तुगलक से कहानी शुरू होती है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसकी उपाधि क्या क्या होती है? देखिए यहाँ पे दिया गया अल शहीद,
ये मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर देखने के लिए मिला है, ये तो हम लोगों ने पीछे ही समझा है। इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, है ना। इसका जो रियल नेम था क्या था, गाजी मलिक। इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये भी बात सत्य है। आगे 8 सितंबर 1320 को गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मतलब 1320 दिन कौन सा होता, समय कौन सा है, 8 सितंबर, है ना। 8 सितंबर को क्या करता है ये गाजी मलिक जो होता है, जिसका नाम मोहम्मद गाजी भी था, ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सत्ता धारण करता है। और सत्ता कहाँ पर धारण करता है, दिल्ली में, है ना। आगे 1321 में ये इसका तेलंगाना मतलब वारंगल अभियान होता है। इसके बाद 1324 में बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक एवं जफर खान ने किया था। बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था, ये भी आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इसके माता पिता की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया, इसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो कि बलबन का दास था। मतलब गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो इसके पिताजी एक तुर्क थे जो बलबन के दास थे, और इसकी माता क्या थी, हिंदू थी, जाट महिला थी। आगे दिया जलालुद्दीन खिलजी एवं गयासुद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पूर्व उत्तर पश्चिम सीमाओं के प्रधान रक्षक मतलब वार्डन ऑफ द मार्चेस थे। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक भी वार्डन ऑफ द मार्चेस था, और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी भी तो वार्डन ऑफ द मार्चेस था। गयासुद्दीन तुगलक ने जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रस्तुत कल्याण एवं मानवतावाद को पुनः शुरू किया था। मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने जो कल्याण और मानवतावाद को चलाया था, इसको इसने फिर से स्टार्ट कर दिया। आगे दिया गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कृषकों की भलाई के लिए प्रयत्न किया था। उसका कहना था कि देश कर के बोझ से नष्ट न हो जाए और सुधार का मार्ग अवरुद्ध न हो जाए। देखिए इसने किसानों को सुधारने के लिए अत्यंत प्रयास किए, और इसका यह मानना था कि देश ऐसा न हो कि टैक्स के बोझ से दब करके नष्ट हो जाए, है ना। इसलिए इसने सुधार के मार्ग पे कार्य किया है। गयासुद्दीन तुगलक ने उल्मा द्वारा उपभोग की जाने वाली जमीनों की जांच कराई और उनमें से बहुत से क्षेत्रों में कमी कर दी गई। मतलब देखिए जो उल्मा वर्ग होता था, इसमें जो जमीनों का उपभोग किया जा रहा था, इसको इसने कम कर दिया, जांच करवाया, जो अवैध थी उसे कम कर दिया गया। गयासुद्दीन राजकवि अमीर खुसरो को प्रति मास 1000 टका पेंशन देता था। मतलब जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को संरक्षण इसने दिया, इसे 1000 टका हर महीने पेंशन देता था इसके जीवन यापन के लिए। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य से संगीत का निषेध कर दिया था। इसी आधार पर उसने 5 धर्माधिकारियों को निजामुद्दीन औलिया के मजलिसों के समा और नृत्य पर रोक लगाने की सलाह भी दी थी। देखिए इसने पूरी तरीके से संगीत का निषेध कर दिया, और इसने क्या किया कि 5 धर्माधिकारी नियुक्त किए जो निजामुद्दीन औलिया के मजलिसों पर और समा पर रोक लगाने का कार्य करे। गयासुद्दीन ने शराब बनाने एवं बिक्री एवं जुआ खेलने पर भी रोकने का प्रयास किया। ये काफ़ी अच्छा कदम होता है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया, डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। मतलब जो डाक व्यवस्था है इसको सही करने का श्रेय किसको दिया जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को। इसने प्रत्येक 2-3 मील पर एक डाक चौकी स्थापित की। मतलब 2-3 मील की दूरी पर डाक चौकी रखा गया, यहाँ पर लोग अपनी शिकायत या फिर जो भी मतलब डाक संबंधी चीजें थी उसे दर्ज कर सकते थे। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता है। मतलब इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है। अधिकारियों के पथ प्रदर्शन तथा उनके निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए उसने एक विधि संहिता बनाई। देखिए इसने क्या किया, एक नियम कानून बना दिया जिससे हर अधिकारी एक विशेष तथ्य पर काम करे। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया जा सकेगा। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुक्त जागीरें दी गई। देखिए इसके समय में ना किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया। अब भाई जो टैक्स था 1/5 से 1/3 है ना भाग कर दिया गया, है ना, ताकि भाई जनता को कम टैक्स देना पड़े और वो आसानी से चीज़ों को मतलब सर्वाइव कर सके, है ना। इसके बाद अकाल की स्थिति में टैक्स को माफ भी किया जाने लगा, है ना। अब आगे यहाँ पर दिया जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसने दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। देखिए ये बिंदु इंपॉर्टेंट है कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में कहाँ का राज्यपाल था, तो दीपालपुर। ये बिंदु आप जरूर याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ का राज्यपाल था, तो दीपालपुर का राज्यपाल होता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला जो महत्वपूर्ण शासक है ये मोहम्मद बिन तुगलक है। 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासन चलता है। अब इसका मूल नाम, यहाँ पे इसका मूल नाम बताया गया है मलिक फखरुद्दीन जौना खां, है ना। जौना खां का नाम याद रखिएगा जरूर, है ना। आगे दिया गया इसका उपनाम होता है अबुल मजाहिद, है ना। ये राज्याभिषेक कहाँ होता है इसका, बलबन का के लाल भवन, मतलब बलबन का जो लाल भवन होता है यहीं पर इसका राज्याभिषेक होता है। इसकी उपाधि होती है यहाँ पे देखिए उलुग खां, है ना। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सिक्कों पर इसकी उपाधि दी गई है, मतलब सिक्कों पर ये उपाधि इसकी दर्ज की गई है। इसके पिता का नाम होता है गयासुद्दीन तुगलक, मतलब गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी होता है। इसकी मृत्यु होती है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है
कि 20 मार्च 1351 मोहम्मद बिन तुगलक के निधन हो जाने पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तानों को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसको सुल्तान से मुक्ति मिल गई। देखिए गयासुद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसके एक्सपेरिमेंट, इसके प्रयोग ऐसे होते हैं ना कि इसको पागल, सनकी, ये सब नाम दिया जाता है। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो वहाँ पे सुल्तान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा जाता है, बदायूनी लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मतलब भाई अभी पागलों वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले कुल विद्रोह, तो देखिए सबसे ज़्यादा विद्रोह यहीं देखने के लिए मिलते हैं, 34 विद्रोह कुल होते हैं, है ना। अब इसमें देखिए सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में कुल 27 विद्रोह होते हैं, मतलब साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा विद्रोह देखने के लिए मिला। प्रथम विद्रोह की बात करेंगे 1326 ईस्वी में सागर के इख्तियार बहाउद्दीन गुरसास्प ने किया था। उसे गुरसास्प की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। मतलब जो गुरसास्प है इसने सबसे पहला विद्रोह किया था और गुरसास्प की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिया था। फिर इसके बाद 1327-28 में ये बहराम आइबा उर्फ किस्लू खान ने मुल्तान में विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर दंड नीति के विरुद्ध होने वाला यह प्रथम विद्रोह था। मतलब इसने जो कठोर दंड नीति अपनाई थी इसके कारण ये विद्रोह किया गया। 1335 में मदुरा मतलब मबर है ना, अहसान खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। मतलब यहाँ पे विद्रोह होता है और ये मदुरा स्वतंत्र हो जाता है। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, मतलब इन्होंने भी विद्रोह करके अलग हो गए, है ना। 1343-44 प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पुत्र कृष्ण नायक ने वारंगल पर कब्जा कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। इसके बाद इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। 1340-41 अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क ने दौलताबाद का सूबेदार बनाए जाने पर विद्रोह कर दिया, है ना। दौलताबाद में सत्ताधिकारी नेता हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। देखिए 1347 में क्या होता है कि हसन गंगू बहमनी राज्य की स्थापना कर लेता है। 1341 में मुल्तान में साहू अफगान का विद्रोह हो जाता है। 39-40 ये गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह होता है। मतलब 34 विद्रोह है। आप देखिए ना, मतलब हर जगह समय समय पे विद्रोह हुआ जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल में फखरुद्दीन शाह का विद्रोह होता है ना। 1338-39 में बीदर में सिहाब सुल्तानी का विद्रोह होता है ना। फिर अंतिम विद्रोह होता है गुजरात में दास्तगी ने किया था। तो बस ये याद रखिएगा, अंतिम विद्रोह दास्तगी ने किया है। अब आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं शुरू की तथा ये 5 परियोजनाएं निम्न थी। दोआब कर में वृद्धि, इसने दोआब टैक्स में वृद्धि कर दी। राजधानी परिवर्तन कर दिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। कराची अभियान था और खुरासान अभियान था, है ना। ये 5 इसके ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो इसको पागल, सनकी, ये सब संज्ञा दिलवाते हैं, है ना। इसमें से कुछ क्या ऐसे समझे ना, लगभग सभी मतलब फेल ही हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया दोआब कर में वृद्धि, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि बरनी के अनुसार उसने दोआब क्षेत्र में 10 या 20 गुना कर वृद्धि कर दी। वहीं फरिश्ता 3 या 4 गुना वृद्धि बताता है। मतलब बरनी ने यह कहा कि दोआब क्षेत्र जो थे, दोआब मतलब 2 गंगाओं के बीच की जो भूमि होती है, 2 नदियों के बीच की जो भूमि है, मैं गंगा बोल गया, माफ कीजिए। जैसे ये एक नदी है और ये एक नदी है, इसके बीच में जो क्षेत्र है इसको दोआब कहते हैं, है ना। तो यहाँ अच्छी उपज होती है। तो इसने क्या किया कि दोआब का जो टैक्स था इसे 10 से 20 गुना बढ़ा दिया। ये बरनी कहते हैं, जबकि फरिश्ता बताते हैं 3 से 4 गुना बढ़ाया था। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने असफल योजनाओं से राज्य की कोष को आर्थिक हानि हुई। मतलब ये जो योजना बनाता था फेल हो जाता था, राज्य की कोष की हानि होती है। अब इसकी पूर्ति के लिए इसने दोआब क्षेत्र को, मतलब जो कि उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया। देखिए मतलब इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब भाई घाटा हुआ, उस घाटे की भरपाई करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया, है ना। दुर्भाग्य से इसी वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। ये लीजिए, है ना। जैसे वो टैक्स बढ़ाते हैं वहाँ पे अकाल पड़ जाता है। किसान एवं जमींदारों से कर वसूल करने में सख्ती बरती गई। अब अकाल पड़ गया, उपज नहीं हुआ, टैक्स लेने में सख्ती बरती गई। इस स्थिति में किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया एवं उपज को आग लगा दी एवं शक्तिशाली जमींदारों ने भी विद्रोह कर दिया। इतिहास ने संभवतः यह पहली बार हुआ, इतिहास नहीं इतिहास होगा, इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ जब किसानों ने खेती बंद कर दी। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना भी विफल हो गई। मतलब जो ये दोआब कर में वृद्धि करता है, देखिए इसने किया क्यों? क्योंकि भाई इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो फेल हो गए, वहां से इसको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन अकाल पड़ गया। अब किसानों ने खेती बंद कर दी, भाई ये भी यहाँ पे इसको नुकसान हुआ। राजधानी स्थानांतरण 1327 में इसने क्या किया कि राजधानी दिल्ली से हटा करके ना देवगिरी कर दिया। देखिए दिया 1327 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर दी। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद भी रखा। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी क्या थी, तो देवगिरी न देकर दौलताबाद दिया रहता है ना। फरिश्ता के अनुसार इसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को चुना जिससे कि वह अधिक परिचित था। देखिए ये ऐसा भी कहा जाता है कि इसने राजधानी बनाई थी किसके लिए? लोगों को दंड देने के लिए, मतलब वहाँ पे दंड देने में आसानी होगी।
आसानी का मतलब वहाँ पे सबसे अलग रखेगा और वहाँ पे दंडित किया जाएगा, लेकिन ये भी असफल हो जाता है। आगे दिया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1323 ईस्वी में क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मतलब टोकन मनी इसने चलाया, है ना। उसने सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टका के समतुल्य रखा। अब ऐसे समझिए ना, एक टोकन मनी है और एक सिल्वर कॉइन है, दोनों की वैल्यू आप बराबर रख देंगे तो भाई नुकसान होना ही है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे एवं कांसे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर दिया। जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनने लगे। इसके बदले सुल्तान को खजाने से असली सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया एवं योजना विफल हो गई। भाई आप टोकन मनी चलाने लगे, है ना, वहाँ से खजाना खाली हुआ। आगे दिया खुरासान अभियान, है ना। देखिए सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहाँ कब्जा करना चाहा। भाई खुरासान यहाँ पर क्या है, अव्यवस्था थी, इन्होंने चाहा कि हम वहाँ कब्जा कर ले। इसके लिए 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की तथा 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया, परंतु खुरासान में स्थिति सामान्य होगी और यह योजना भी विफल हो गई। देखिए ये क्या करते हैं कि खुरासान एक क्षेत्र है ना, यहाँ पे अव्यवस्था है। अब इनको लगा कि भाई हम यहाँ पे नियंत्रण कर लेंगे, ये क्षेत्र हमारे अधीन हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, 3,70,000 लोगों की सेना बनाई और उनको 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया, लीजिए वेतन, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई स्थिति सामान्य हो गई, अब वेतन वापस थोड़े नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे ये भी योजना फेल हो गई। आगे दिया कराची अभियान, है ना। कराची अभियान 1337 में चला। देखिए ये दिया जा रहा है कि यह योजना खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू कांगड़ा अथवा कुमायूं पहाड़ियों में स्थित कराचिल के शासक के विरुद्ध था। इसमें सुल्तान को जन धन की हानि हुई, परंतु कराचिल के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। भाई यहाँ पर भी नुकसान होता है, हालांकि कराचिल मतलब ये क्या होता है, इसके अधीन हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर बैठने वाला सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। वह एक अच्छा सुलेखक एवं कवि था। मतलब दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यही था। भाई किस्मत साथ नहीं देती, है ना। इमासी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि गंगा जलपान करता था और हिंदू त्यौहार जैसे कि होली को बड़ी धूमधाम से मनाता था। तो पहला सुल्तान था जो गंगा का जलपान करता था और साथ ही साथ क्या करता था, होली भी मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया। मतलब इसने ना भेदभाव नहीं किया, भाई जो योग्य है उसको इसने तुरंत का पद दिया। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मोहम्मद नाम अपनाया था। मतलब इसका मोहम्मद नाम इसने राज्य ग्रहण करने के बाद अपनाया था। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वाले सुल्तानों एवं धनवानों का युवराज कहा है। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है, तो इसे मुद्रा शास्त्री भी कहते हैं। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद तुगलक ने उलुग खां की विजयों का उल्लेख किया और इस लेख में उसे दुनिया का खान भी कहा गया। दुनिया का खान किसे कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। 1328 में सरबन शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट की का मोती कहकर किया गया। मतलब मुकुट का मोती किसे कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को, है ना। इसमें उसे ऐसा शासक बताया गया जिसके काल में दिल्ली में वेदों के गायन पर भी से भी पाप भाग जाते थे। मतलब इसने ऐसा किया ना कि भाई वेदों का गायन कीजिए, सभी पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। आगे दिए मथुरा ज्ञानपुरेश्वर मंदिर का लेख मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 90वें वर्ष का है। लेख में उसे अधि सुल्तान कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक दोनों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी और इसके बाद मोहम्मद तुगलक, इसका राज्याभिषेक लाल भवन में हुआ है। दोनों ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। दोनों ने भू राजस्व की दर 50% रखी। दोनों ने खुम्स का मतलब है जो लूटा गया, मतलब लूट का माल होता है, में 80% राज्य का हिस्सा माना। दोनों ने गृह कर एवं चारागाहों पर कर वसूला, है ना। जैन जिन प्रभा सूरी के साथ विचार विमर्श मोहम्मद बिन तुगलक करता था, वहीं अकबर के साथ विचार विमर्श हरि विजय सूरी करते थे, है ना। देखिए जो हरि विजय सूरी थे इनका संबंध अकबर से, और इसके बाद जिन प्रभा सूरी इसका संबंध किससे है, मोहम्मद बिन तुगलक से। तुगलक और अकबर दो ऐसे शासक हुए जिनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ काजियों ने फतवा जारी किया। मतलब भाई दोनों धार्मिक नीति जो अपनाई उससे काजियों ने फतवा जारी किया। अकबर के खिलाफ जौनपुर के काजी मुल्ला यज्जी ने फतवा जारी किया था। इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य के लिए हिंदू एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया था। मोहम्मद तुगलक ने ही सर्वप्रथम एक अकाल संहिता मतलब फेमाइन कोड का निर्माण करवाया था। अकाल संहिता सबसे पहले किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है ऐसी उपाधि इसने धारण किया था। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता ने दिनार की संज्ञा दी। तो भाई दिनार को की संज्ञा किसने दिया है, इब्न बतूता ने। अब देखिए इब्न बतूता के बारे में यहाँ पर दिया है कि ये 1333 से 47 तक भारत में रहता है। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था।
1342 में ईस्वी में उसे सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण किया है। तो किताब उल रेहला है ना, इसकी रचना किसने की है? इब्न बतूता ने की है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया है? मोहम्मद बिन इन्होंने किया है, इब्न बतूता ने। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, ये तो कई बार हो चुका है ना भाई, हम लोगों ने कई बार देखा। तो ये आज की क्लास रही भाई। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।